बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरशद ख़ान और मैं आपको अपने चैनल लेट्स लर्न पर खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस के बारे में, यानी कि हम इंट्रोडक्शन लेंगे फ़ाइनेंस का। बेसिक जो हैं चीज़ें फ़ाइनेंस के बारे में उनको हम देखेंगे। ख़ास तौर पर ये वीडियो जो है वो जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर का जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन के लिए है। उसके साथ साथ जो लोग अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीपीएससी के थ्रू जो पोस्ट अनाउंस हुई हैं उसमें जो फाइनेंस के जो 30% टॉपिक है उसके लिए भी ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज अपनी वीडियो की फाइनेंस की कि फ़ाइनेंस है क्या। व्हाट इज़ फाइनेंस? डेफिनेशन है फाइनेंस की, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें फाइनेंस क्या है कि हम देखते हैं कि अपने पैसे को किस तरह से बेहतर इस्तेमाल करना है। हाउ टू यूज़ आवर मनी इन अ बेनिफिटिंग मैनर, यानी कि किस तरह से हम अपने पैसे को इस्तेमाल करें कि हम उससे मज़ीद पैसा जो है वो बना सकें, उससे मज़ीद बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकें, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकें। तो बेसिक जो डेफिनेशन है फाइनेंस की यही है कि हम अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन लिखा है कि फाइनेंस अप्लाइज स्पेसिफिक वैल्यू टू थिंग्स अकाउंट, सर्विसेज यूज्ड, डिसीजंस मेड, यानी कि एक्चुअल जो फाइनेंस का मकसद है वो क्या है कि हम अपनी जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर सकें, उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें फाइनेंस को यूज़ करते हुए। तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन थी। अब हम गोल ऑफ द फर्म, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फर्म है उसका गोल क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि फर्म का जो गोल है या ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, जबकि फाइनेंस जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें ये बताया गया है द गोल ऑफ द फर्म इज़ टू क्रिएट वैल्यू फॉर द फर्म्स लीगल ओनर्स। लीगल ओनर्स कौन होते हैं? फर्म के शेयर होल्डर्स होते हैं। दस द गोल ऑफ द फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये असल मकसद है। क्या मकसद है? मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी कि हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ में इजाफा करें। उनकी वेल्थ में इजाफा कैसे होगा? जब कॉमन स्टॉक की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो जितनी अपनी जो हमारे शेयर की प्राइस है, कॉमन स्टॉक्स की प्राइस है, वो बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा हमारे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा, उनकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज़ होगी। तो तब हम कहेंगे कि जो गोल है फर्म का वो अचीव हो चुका है। ठीक है, तो ये गोल ऑफ द। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हम चीज़ें आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस के 5 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें मैंने आपको जो है मेंशन कर दिए हैं। कैश फ्लो इज़ व्हाट मैटर्स, इसके बाद है मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू, थर्ड वन है रिस्क रिक्वायर्स अ रिवार्ड, फोर्थ है मार्केट प्राइसेस आर जनरली राइट, और लास्ट वन है कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट कॉज एजेंसी प्रॉब्लम्स। इनको एक एक करके हम मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं, कैश फ्लो इज़ व्हाट मैटर्स, यानी कि लिखा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल टू कैश फ्लो, यानी कि जो हमें अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैश फ्लो भी उसी के इक्वल हो। अगर हम बात करें कि हमारे पास हमें 10 मिलियन प्रॉफिट हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो कैश फ्लो होगा वो भी 10 मिलियन ही होगा। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर अ फर्म टू जनरेट अकाउंटिंग प्रॉफिट्स बट नॉट हैव कैश, और टू जनरेट कैश फ्लोज बट नॉट रिपोर्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट्स इन द बुक्स, यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो तो हम बुक्स में शो कर देते हैं कि हम इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उतना ही हमें कैश फ्लो भी जनरेट हुआ हो। तो हमारा इसमें मकसद ये कि हम कैश फ्लो को जनरेट करें। कैश फ्लो एंड नॉट प्रॉफिट्स ड्राइव द वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि वो कहता है कि प्रॉफिट्स जो हैं वो बिज़नेस की वैल्यू को ड्राइव नहीं करते, यानी कि बिज़नेस की वैल्यू को प्रॉफिट्स नहीं बढ़ाते बल्कि कैश फ्लोज जो हैं वो बढ़ाते हैं। कहता है वी मस्ट डिटरमन इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, यानी कि हमें अपने इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को डिटरमन करना पड़ेगा जब हम फाइनेंशियल डिसीजन करेंगे। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो क्या होता है? इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो इज़ डिफरेंस बिटवीन दी प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज इफ़ द प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड, यानी कि जो आपने प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बनाया है उसके दरमियान डिफरेंस है वर्सेस व्हाट दे विल बी, यानी कि एक्चुअल हमारा जो कैश फ्लो क्या है और आपका प्रोजेक्टेड यानी कि जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो था उसके दरमियान जो पॉजिटिव डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें ये बात कही जा रही है कि जो कैश फ्लो है वो ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट के।
इनके फाइनेंस में हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो कैश इनफ्लोज होना चाहिए ज़्यादा। कैश इनफ्लोज होगा तो हमारे पास हम कैश को यूज़ करके अपने दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल नंबर 1 है। अब हम चलते हैं, प्रिंसिपल जो है वो है मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू। आप देखते हैं एक चैप्टर पूरा फाइनेंस में आगे जाकर जो है वो आएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। देखें लिखता है कि डॉलर रिसीव टुडे इज़ वर्थ मोर देन अ डॉलर रिसीव्ड इन द फ्यूचर। एक डॉलर जो कि हम आज रिसीव कर रहे हैं उसकी कदर जो है वो ज़्यादा है उस डॉलर से जो कि हम कल को रिसीव करेंगे। सिंस वी कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन मनी रिसीव टुडे इट इज़ बेटर टू रिसीव मनी अर्लियर रादर दैन लेटर। इनके जितना जल्दी हमें पैसे रिसीव होंगे वो बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू जितना हमें लेट रिसीव होंगे। तो पैसे की जो वैल्यू है उसको देखना है, ये हम डिटरमन करेंगे जब हम आगे जाकर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे फाइनेंस को, जिसमें हमारे टॉपिक्स आएंगे। इंटरेस्ट का टॉपिक आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी और मिक्स स्ट्रीम वगैरह। ये भी हम इसको इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। एन्युटी के टॉपिक्स और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और वो मेरे आप वीडियोज़ की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 3 की तरफ जाते हैं, रिस्क रिक्वायर्स अ रिवार्ड। देखें फाइनेंस में एक मशहूर इसमें एक सेइंग है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न और लो रिस्क लो रिटर्न। यानी कि रिस्क जो है वो रिक्वायर करता है कि उससे रिवार्ड मिले। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको रिवार्ड उसका मिलना चाहिए। कि वी डोंट टेक ऑन एडिशनल रिस्क अनलेस वी एक्सपेक्ट टू बी कंपेंसेटेड विद एडिशनल रिटर्न और रिवॉर्ड। यानी कि हम रिस्क एडिशनल तभी लेंगे जब हमें ये पता होगा कि हमें उसमें एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा, एडिशनल रिवार्ड मिलेगा। द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट टू बी कंपेंसेटेड फॉर डिलेइंग कंजम्पशन एंड टेकिंग ऑन रिस्क। यानी कि अगर आप डिले कर रहे हैं कंजम्पशन में, इसी तरह आप रिस्क ले रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ज़्यादा कंपेंसेट किया जाए, ज़्यादा उनको मुआवजा दिया जाए। तो 10 इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट अ रिटर्न व्हेन दे पुट देयर सेविंग्स इन अ बैंक। यानी डिलेज का यानी कि वो अपने पैसे को यूज़ नहीं कर रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि बैंक में जमा करवा रहे हैं। क्यों? ताकि उनको रिटर्न मिले। एंड दे एक्सपेक्ट टू अर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक्स रिलेटिव टू बैंक सेविंग अकाउंट्स। यानी कि अगर वो अपना पैसा बैंक में जमा करवाने की बजाय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करके लगा रहे हैं कि उनको बैंक में पैसे रखवाने की निस्बत ज़्यादा जो है वो आप प्रॉफिट रिटर्न यानी कि देंगे। तो ये प्रिंसिपल है फाइनेंस का कि रिस्क जो है वो रिक्वायर करता है एक रिवार्ड को। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवार्ड, जितना कम रिस्क उतना कम रिवार्ड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। 4 की तरफ, मार्केट प्राइसेस आर जनरली राइट। यानी कि हमने इस पर मार्केट प्राइसेस जो है उनको ज़्यादा फोकस करना है। इन एन एफिशिएंट मार्केट द प्राइसेस ऑफ ऑल ट्रेडेड एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह एट एनी इंस्टेंट इन टाइम फुली रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। यानी कि प्राइसेस जो होती हैं, जो ट्रेड हो रहे हैं हमारे शेयर्स वगैरह या स्टॉक्स जो हैं, वही जो है वो हमारी असल में इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। दस स्टॉक प्राइसेस आर अ यूजफुल इंडिकेटर ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी कि अगर आपकी सिंपल सी बात है, अगर आपके जो फर्म है उसकी शेयर्स की वैल्यू अच्छी है, बेहतर जा रही है, तो कोई भी शख्स आपकी फर्म के बारे में एक अच्छे उसको नज़र से देखेगा। और अगर आपकी जो है वो प्राइस है वो डाउन जा रही है तो सब लोग कहेंगे कि आपकी जो फर्म है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। यानी कि मार्केट प्राइस जो है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी फ़र्म की गुडविल के बारे में। कहते हैं प्राइसेस चेंजेस रिफ्लेक्ट चेंजेस इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। गुड डिसीजंस विल टेंड टू इंक्रीज द स्टॉक प्राइसेस एंड वाइस वर्सा। अगर आप अच्छे डिसीजन लेंगे आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, अगर आप बुरे डिसीजन लेंगे तो आपकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो कहने से मुराद सिंपल है कि जो मार्केट प्राइसेस हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर आप अपनी मार्केट की प्राइस, जो शेयर की मार्केट प्राइस है उसको बेहतर रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी पड़ेगी, पॉजिटिव डिसीजन लेने पड़ेंगे, इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, इनोवेशन लानी पड़ेंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तभी आपकी मार्केट प्राइसेस जो हैं वो बेहतर जाएंगी। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम फाइनेंस को डिस्कस कर रहे हैं तो मार्केट प्राइसेस जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ को जज करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है या जो कंडीशन है वो कैसी है। कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट कॉज एजेंसी प्रॉब्लम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले तो एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है। जब हम बात करते हैं फाइनेंस की, ऑर्गेनाइजेशन की बात जब हम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर्स जो उसके ऑनर हैं, लेकिन शेयर होल्डर जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं करते, बल्कि मैनेजमेंट जो होती है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। तो बाज़ औक़ात मैनेजमेंट अपने पर्सनल जो बेनिफिट्स होते हैं उनको सामने रख लेते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं उनको बैकवर्ड ले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। यानी कि जब कन्फ्लिक्ट आ जाता है, जो अपने इंटरेस्ट हैं,
उस कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मैनेजमेंट अपना फ़ायदा, ज़ाती फ़ायदा, पर्सनल जो बेनिफिट है वो देखना शुरू कर देती है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को जो है वो छोड़ देती है, तो उस वक्त जो है एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। द सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड द ओनरशिप ऑफ द फर्म क्रिएट्स एन एजेंसी प्रॉब्लम। मैनेजर्स में मेक डिसीजन दैट आर नॉट कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ द मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी कि वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने का जो फर्म का मकसद है उसको शायद जो है वो भूल चुके हैं और अपने किसी पर्सनल जो है वो गोल को लेकर बैठ गए हैं। एजेंसी कन्फ्लिक्ट इज़ रिड्यूस थ्रू मॉनिटरिंग। अच्छा, इस एजेंसी प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे? इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कंपेंसेशन स्कीम्स हम दे देते हैं, स्टॉक ऑप्शंस दे देते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट होती है उसको हम स्टॉक में जो शेयर दे देते हैं। उससे ये होता ये है कि जब उनका अपना शेयर जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है तो फिर पॉजिटिव वे में मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको लेकर भी चलते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि हमारा भी इसमें फ़ायदा होगा। तो ये प्रिंसिपल नंबर 5 था कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आ जाता है, इसको हम एजेंसी प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले प्रिंसिपल नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं, कैश फ्लो इज़ व्हाट मैटर्स, यानी कि लिखा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल टू कैश फ्लो, यानी कि जो हमें अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैश फ्लो भी उसी के इक्वल हो। अगर हम बात करें कि हमारे पास हमें 10 मिलियन प्रॉफिट हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो कैश फ्लो होगा वो भी 10 मिलियन ही होगा। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर अ फर्म टू जनरेट अकाउंटिंग प्रॉफिट्स बट नॉट हैव कैश, और टू जनरेट कैश फ्लोज बट नॉट रिपोर्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट्स इन द बुक्स, यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो तो हम बुक्स में शो कर देते हैं कि हम इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उतना ही हमें कैश फ्लो भी जनरेट हुआ हो। तो हमारा इसमें मकसद ये कि हम कैश फ्लो को जनरेट करें। कैश फ्लो एंड नॉट प्रॉफिट्स ड्राइव द वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि वो कहता है कि प्रॉफिट्स जो हैं वो बिज़नेस की वैल्यू को ड्राइव नहीं करते, यानी कि बिज़नेस की वैल्यू को प्रॉफिट्स नहीं बढ़ाते बल्कि कैश फ्लोज जो हैं वो बढ़ाते हैं। कहता है वी मस्ट डिटरमन इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, यानी कि हमें अपने इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को डिटरमन करना पड़ेगा जब हम फाइनेंशियल डिसीजन करेंगे। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज इफ़ द प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड, यानी कि जो आपने प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बनाया है उसके दरमियान डिफरेंस है वर्सेस व्हाट दे विल बी, यानी कि एक्चुअल हमारा जो कैश फ्लो क्या है और आपका प्रोजेक्टेड। नेक्स्ट है कि नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल टूल्स इज़ रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इन ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस, यानी कि जो नॉलेज है फाइनेंस का वो हर बिज़नेस के एरिया में ही ज़रूरी होता है, बेशक प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, कोई भी हो। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि अगर आप फाइनेंस में ही जा रहे हैं तो फिर ही आपने फाइनेंस पढ़नी है। इसके अलावा डिसीजन इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ टाइम एंड अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल टूल्स हेल्प एडजस्ट फॉर टाइम एंड रिस्क, यानी कि हम जब फाइनेंस पढ़ते हैं तो हमें टाइम और अनसर्टेनिटी के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर में ये पैसा आज अगर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमारे पास इतने टाइम के बाद कितना ये पैसा हो जाएगा, इसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं और रिस्क कितना इन्वॉल्व है, इसमें टाइम कितना इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें हमें फाइनेंस जो है वो बताती है। डिसीजंस टेकन इन बिजनेस शुड बी फाइनेंशियली फिजिबल, यानी कि जो डिसीजन हम बिजनेस में ले रहे हैं वो फाइनेंशियली फिजिबल होने चाहिए। तो फाइनेंशियल टूल्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं कि हम जो फाइनेंशियली वायबल डिसीजंस हैं वो उनको ले सकें। लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, नॉर्मली हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन के बारे में तो पढ़ा है। एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन में इसमें भी है एस टाइप और एलएलसी, ये ज़्यादातर अमेरिका में यूज़ होती हैं एस टाइप और एलएलसी वगैरह। पाकिस्तान में ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन ही हैं। इनके थोड़े सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सिंगल पर्सन जो अपना कारोबार करता है उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम देते हैं। इसमें सिंगल ओनर होता है, वो मेंटेन करता है अपने एसेट्स को, प्रॉफिट्स को भी वही जो है इंजॉय करता है, लेकिन ये कि लॉसेस को भी वही बियर करता है। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर बिज़नेस या लॉस में चला जाता है तो सारे का सारा पैसा इसको अपनी पर्सनल जेब से भी देना पड़ सकता है अगर कारोबार के पास जो है एसेट्स नहीं है। टर्मिनेशन अकर्स ऑन ओनर्स डेथ और बाय ओनर्स चॉइस, और अगर कारोबार ख़त्म करना है तो ओनर की डेथ पर भी ख़त्म हो सकता है या फिर ओनर की चॉइस पर ख़त्म हो सकता है। पार्टनरशिप में आप जानते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप का नाम दे देते हैं। पार्टनरशिप पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके मुताबिक डील की जाती है। इसमें कम से कम लोगों की तादाद जो है वो 2 होती है और मैक्सिमम 20 होती है। और अगर हम बात करें बैंकिंग बिजनेस के लिए तो उसमें कम से कम 2 होते हैं और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 होते हैं। जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर्स हैं वो फुली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी उनकी तमाम की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन जो लिमिटेड पार्टनरशिप है इसमें नॉर्मली होता है कि एक या ज़्यादा जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन कम से कम एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड इसमें भी होती है।
लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप की पाकिस्तान के अंदर एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं, जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी पाकिस्तान में कहते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त कंपनीज ऑर्डिनेंस पहले 1984 था, उसको चेंज कर दिया गया है। कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 2017 आ चुका है। तो कॉर्पोरेशन क्या होती है? लीगली फंक्शन सेपरेट एंड अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, जिनके अपने ओनर से अलग इसकी एक हैसियत होती है। इसी तरह शेयर होल्डर्स जो हैं या ओनर्स जो हैं डिक्टेट डायरेक्शन एंड पॉलिसीज़ ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी कि वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उनके शेयर्स की जो अमाउंट होती है उस तक रिस्ट्रिक्ट होती है, लिमिटेड होती है। जो लाइफ होती है कॉर्पोरेशन की वो डिपेंड नहीं करती ऑनर्स की लाइफ पर, क्योंकि इसके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं और इसकी जो टैक्सेशन है वो सेपरेट होती है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। लिमिटेड लायबिलिटी है, इजी ट्रांसफ़र है, ईजियर टू रेज कैपिटल है, अनलिमिटेड लाइफ है इसकी। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि सिक्रेसी नहीं है इन्फॉर्मेशन की, डिलेज डिसीजन जो है वो डिले से होते हैं, क्योंकि इनमें मीटिंग्स बुलानी पड़ती हैं, सबका राय लेनी पड़ती है। ग्रेटर रेगुलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, डबल टैक्सेशन है। तो मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज अज्यूम करें कि अर्निंग बिफोर टैक्स 1000 थी, फेडरल टैक्स 25% अगर है तो $250 जो है वो आपके टैक्स में चले गए। इसके अलावा आपके पास जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में के लिए बचे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिविडेंड्स देने के लिए 750 हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो लेट्स सपोज उन पर 15% जो है वो टैक्स लगता है शेयर होल्डर्स की अपनी पर्सनल इनकम पर, तो वो 112.50, दैट्स मीन के 250 प्लस 112.50, ये आपके टोटल $362.5 आपका टैक्स में चला गया। डबल टैक्सेशन हुई, तो जो कि रेट इसका तकरीबन 36.25% बन रहा है। तो कंपनीज पर जो है वो डबल टैक्स। इसके अलावा हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन की बात है, इसमें एस टाइप ऑर्गेनाइजेशन और LLC। एस टाइप ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन इसकी जो डबल टैक्सेशन जो है वो नहीं होती। लिमिटेशंस की यही हैं कि ओनर्स मस्ट बी पीपल सो कैनॉट बी यूज्ड फॉर जॉइंट वेंचर्स विद टू कॉर्पोरेशंस। एस टाइप ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अमेरिका वगैरह में होती है, पाकिस्तान में इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज़ हैं, इसकी भी पार्टनरशिप में आप जानते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप का नाम दे देते हैं। पार्टनरशिप पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके मुताबिक डील की जाती है। इसमें कम से कम लोगों की तादाद जो है वो 2 होती है और मैक्सिमम 20 होती है। और अगर हम बात करें बैंकिंग बिजनेस के लिए तो उसमें कम से कम 2 होते हैं और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 होते हैं। जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर्स हैं वो फुली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी उनकी तमाम की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन जो लिमिटेड पार्टनरशिप है इसमें नॉर्मली होता है कि एक या ज़्यादा जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन कम से कम एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड इसमें भी होती है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप की पाकिस्तान के अंदर एग्जाम्पल मौजूद नहीं है।